हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कलरिंग सब्सटेंस ग्लासेस के और ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रॉ मटेरियल देखे थे डिफरेंट ग्लासेस के और वहाँ पे हमने डी कलराइजर तक देखा था, कलरिंग सब्सटेंस हमें रह गया था। तो वाइल मैन्युफैक्चरिंग अ कलर्ड ग्लास, जब हम कलर्ड ग्लास बना रहे होते हैं, अ सुटेबल कलरिंग सब्सटेंस इज एडिड एट फ्यूजन स्टेज टू प्रोवाइड द डिजायर्ड कलर टू ग्लास। ओके, तो हम क्या करेंगे जब फ्यूजन हो रहा होता है रॉ मटेरियल का, वाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ ग्लास, उस समय ही हम क्या डाल देंगे, कलरिंग सब्सटेंस डाल देंगे। तो कलरिंग सब्सटेंस अलग अलग हैं, अलग अलग कलर देते हैं। तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस है वो हम देखेंगे। सब्सटेंस यूज्ड फॉर कलरिंग द ग्लासेस और कलर ऑफ ग्लास। तो किस सब्सटेंस से क्या कलर आएगा ग्लास को, तो कोबाल्ट ऑक्साइड डीप ब्लू कलर देगा ग्लास को। सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड ग्रीन कलर देगा। सेलेनियम ऑक्साइड देगा ऑरेंज रेड। फेरिक सॉल्ट और सोडियम यूरेनेट देगा फ्लोरेसेंट येलो। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड ग्लिटर रेड। पोटाशियम डाइक्रोमेट देगा ऑरेंज एंड ऑरेंज रेड। ओके, यहाँ पे हमने क्यूप्रस ऑक्साइड का देखा ग्लिटर रेड। तो यहाँ पे क्यूप्रस सॉल्ट है, ये देगा ब्लू कलर, और जो क्यूप्रिक सॉल्ट है ये देगा पिकॉक ब्लू कलर। तो आपको माइंड में रखना है, जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो ग्लिटर रेड देगा, क्यूप्रस सॉल्ट देगा ब्लू, और क्यूप्रिक सॉल्ट देगा पिकॉक ब्लू, और कार्बन ब्राउनिश ब्लैक कलर देगा हमारे ग्लास को। तो अब हम देखते हैं ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है फॉर्मेशन ऑफ बैच मटेरियल। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑर्डिनरी ग्लास मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है आपको। तो ऑर्डिनरी ग्लास क्या है हमारा, सॉफ्ट ग्लास। इसको हम सोडा ग्लास भी कहते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है इसका फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, कोई भी आपको ग्लास बनाना है प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन हम एक ऑर्डिनरी ग्लास का एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को समझेंगे। बाकी सभी ग्लासेस के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन जो आप ग्लास बना रहे हो उसका बैच मटेरियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बैच मटेरियल बता रखा है, रॉ मटेरियल बता रखा है आपको डिफरेंट ग्लासेस का। तो मैन्युफैक्चर ग्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका आर ग्राउंड इनटू पाउडर एंड मिक्स्ड थॉरली। हम इनको ग्राउंड कर देंगे, पाउडर बना लेंगे इनका, और इनको थॉरली मिक्स कर देंगे। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका इज कॉल्ड बैच। अब ये जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा इसको हम क्या बोल देंगे, बैच बोल देंगे। Then a few pieces of broken glass which are called cullet are added into the batch. Okay, हमें पता है क्यूलेट का क्या फंक्शन रहता है, हमने डिस्कस किया है पहले। तो इसको हम डाल देंगे। The purpose of adding the cullet in the batch is to lower the melting point of batch because the cullet have low melting point. तो क्या होगा, पर्पस ये है क्यूलेट को डालने का कि ये क्या कर देंगे, मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारे क्यूलेट हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो लो रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मेल्ट होने में। और अगर हम इनको डालते हैं तो ये क्या कर देंगे, जो हमारा पूरा बैच होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देंगे। दस द एडिशन ऑफ क्यूलेट इनटू बैच हेल्प्स इन अर्ली मेल्टिंग ऑफ बैच ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। लेकिन क्यूलेट का मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से अब हमारा जो बैच है वो पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। देन अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1673 Kelvin is produced in the furnace by burning fuel gases. At this high temperature the batch melts and its various components react with each other to form molten glass. तो यहाँ पे अब क्या होगा, फर्नास में हमारे पास क्या होगा, फर्नास होगा जिसमें हम इतना टेम्परेचर को प्रोड्यूस करेंगे 1673 केल्विन, और वहाँ पे हमारे पास कुछ गैसेस निकलेगी और इस टेम्परेचर पर हमारा बैच मेल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत से कंपोनेंट होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास एक मोल्टन ग्लास
हमें मिल जाएगा। तो जो फर्नेस है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉट फर्नेस और एक होता है टैंक फर्नेस। इससे पहले हम पॉट फर्नेस को देखेंगे। तो पॉट फर्नेस में क्या होता है, इन दिस फर्नेस द पॉट्स आर अडॉप्टेड एज यूनिट्स। तो जो हमारे ये पॉट हैं इनको एज अ यूनिट अडॉप्ट किया जाता है, यूनिट्स होते हैं इनके। अ टिपिकल ग्लास मेल्टिंग पॉट इज शोन इन फिगर। तो इस तरह का ये पॉट दिखता है, ग्लास मेल्टिंग पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये किस चीज़ का पॉट है, पॉट ऑफ फायर क्ले। चार्जिंग एंड कलेक्टिंग डोर है यहाँ पर जो कि आउटसाइड में प्रेजेंट है, और ये क्या है, फायर क्ले पॉट है। अ पॉट इज अ वेसल मेड ऑफ फायर क्ले, मतलब कि एक इस तरह की क्ले के साथ बना होता है जो कि फायर को झेल सकती है। अगर इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो उसको ये सहन कर सकता है। दिस प्रोसेस रिसेंबल्स द क्रूसिबल स्टील प्रोसेस। तो एक तरह से ये क्रूसिबल स्टील प्रोसेस को रिजेंबल है। दिस पॉट्स आर प्लेस्ड इन स्पेशली प्रिपेयर्ड होल्स इन द फर्नेस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा जो फर्नेस होगा वहाँ पे क्या रहेगी, होल्स प्रेजेंट होंगे। जो फर्नेस है वहाँ पे होल प्रेजेंट होंगे जहाँ पे इन पॉट को हमने प्लेस किया होगा, ठीक है। द चार्जिंग एंड कलेक्टिंग डोर्स आर केप्ट प्रोजेक्टिंग आउटसाइड सो दैट रॉ मटेरियल्स में बी एडिड एंड मोल्टन ग्लास में बी टेकन आउट कन्वीनियंटली। तो अब यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग एंड कलेक्टिंग डोर है इसको कहाँ पे प्लेस किया गया है, आउटसाइड की तरफ को इसको प्लेस किया गया है, ताकि चार्जिंग किससे करेंगे, रॉ मटेरियल को ऐड करके हम चार्ज करेंगे इसको। और कलेक्टिंग डोर भी है, यहाँ से ही हम अंदर की तरफ को मटेरियल डालेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल को डाल रहे हैं, और कलेक्ट क्या करेंगे, मोल्टन ग्लास जो बन चुका होगा मोल्टन ग्लास, उसको हम यहाँ से बाहर की तरफ को कलेक्ट कर लेंगे। द मेल्टिंग ऑफ ग्लास बाय पॉट फर्नेस इज एन इंटरमिटेंट प्रोसेस। तो ये जो हमारी मेल्टिंग ऑफ ग्लास है बाय पॉट फर्नेस, ये एक इंटरमिटेंट प्रोसेस है। इंटरमिटेंट मीन्स मतलब कि हम कुछ समय के लिए इस प्रोसेस को रोक देते हैं, कुछ टाइम बाद दोबारा इसको शुरू करते हैं। इट इज़ यूज टू मेल्ट स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे बहुत ही कम क्वान्टिटी में हम ग्लास को बनाते हैं एट अ टाइम, और टू प्रिपेयर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास। या तो इसमें हम या फिर हम इसमें स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास बनाते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल ग्लास, तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी में ही ग्लास बनता है पॉट फर्नेस में। ओके, अब हम बात करते हैं टैंक फर्नेस की। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद री एनफोर्स्ड मैसोनरी। ओके, तो ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, री एनफोर्स्ड मैसोनरी, जिसके द्वारा इसको जिस तरह से इसे भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसमें क्या रहता है, जैसे कि हमारी ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अगर हम सिंपली ब्रिक्स को रख देते हैं, ब्रिक्स के ब्लॉक्स को अगर हम रख देंगे, तो अगर हम ब्रिक्स के ब्लॉक्स को रख देते हैं सिंपली, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेस को झेल नहीं पाएंगे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को झेल नहीं पाएंगे। इस वजह से हम उनके बीच में क्या डालते हैं, सीमेंट को डालते हैं, ताकि वो थोड़ा मजबूत हो सके। तो उसी तरह का ये भी कंस्ट्रक्शन की होती है टैंक फर्नेस की। द रूफ इज गिवन स्पेशल शेप टू डिफ्लेक्ट द फ्लेम्स ऑफ हीटेड गैस। तो रूफ दी गई है जिसकी एक तरह की स्पेशल शेप है, वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है फ्लेम ऑफ हीटेड गैस। हम तो वहाँ पे गैसेस निकलती हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इस तरह की गैसेस निकलेंगी, स्टीम वगैरह, तो उनके लिए एक स्पेशल तरह की रूफ बनाई गई है विद स्पेशल शेप। ओके, इस तरह से है, ये आप देख रहे हो, तो ये रूफ है, इसकी इस तरह की शेप है। यहाँ से ये क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि इनकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। द पॉट्स आर प्रोवाइडेड फॉर द एंट्री ऑफ प्री हीटेड प्रोड्यूसर गैस। अब यहाँ पे 3 हमारे पास पॉट प्रोवाइड किए गए हैं, जो प्री हीटेड, जो पहले से ही हीटेड है प्रोड्यूसर गैस, उनके लिए ये पॉट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे वो आ जाएंगी, उनकी एंट्री यहाँ पर होगी। ओके, और जो हीट हो रही है विद फ्लेम, उनके लिए ये रूफ बनाई गई है, और जो पहले से ही हीटेड है उनके लिए ये पॉट्स बनाए गए हैं। द डोर्स आर प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग। अब यहाँ पे डोर है, यहाँ पे ये क्या है, डोर है, इस डोर को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फॉर चार्जिंग एंड फॉर टेकिंग आउट द मोल्टन ग्लास। जिस तरह से हमारा पॉट फर्नेस में था चार्जिंग और कलेक्टिंग डोर, उसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पे चार्ज करेंगे, रॉ मटेरियल को डालेंगे और मोल्टन ग्लास को बाहर निकालेंगे। अ ब्रिज सेपरेट्स द टैंक इनटू 2 अनइक्वल कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे एक ब्रिज है जिसने इस पूरे के पूरे फर्नेस को 2 अनइक्वल कंपार्टमेंट में
सेपरेट किया है, एक है हमारा स्मॉल कंपार्टमेंट और एक है लार्ज कंपार्टमेंट। ठीक ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है। द बैच इज हीटेड इन लार्ज कंपार्टमेंट एंड इट कंटेन्स समवट इम्प्योर ग्लास। अब हमारा जो बैच है वो सारा का सारा हीट किस में होगा, लार्ज कंपार्टमेंट में वो हीट होगा। ये है बैच। ओके, तो इसने कुछ तरह से इम्प्योर ग्लासेस को कंटेन किया होता है। ओके, मतलब कि जैसे हम हीट करें तो कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है ग्लास का ख़राब भी हो जाता है कई बार, तो इम्प्योर ग्लास भी होगा वहाँ पे। इट फ्लोज थ्रू ओपनिंग ऑफ ब्रिज इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट। ओके, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे एक ओपनिंग होगी ब्रिज की, जहाँ से वो दूसरे जो हमारा स्मॉल कंपार्टमेंट है वहाँ पर आ जाएगा। द गॉल और फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ लार्ज कंपार्टमेंट। और जो हमारी गॉल और या फिर फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज होंगी उनको कहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, एट द टॉप ऑफ लार्ज कंपार्टमेंट। उनको जो हमारा लार्ज कंपार्टमेंट है उसके टॉप में कलेक्ट कर दिया जाता है। द रिफ्रैक्टेड लाइनिंग इज प्रोवाइडेड इन टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ टैंक। तो वहाँ पे एक रिफ्रैक्टरी लाइनिंग प्रोवाइड की गई होती है जो हमारा इंटीरियर सरफेस है टैंक का, उसके अंदर। तो एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। द टैंक इज फिल्ड विद रॉ मटेरियल्स। तो टैंक को जो है रॉ मटेरियल्स के साथ फिल कर दिया जाता है। द फर्नेस इज हीटेड बाय अलाउइंग प्रोड्यूसर गैस थ्रू पॉट्स। तो फर्नेस को हम किस तरह से हीट करेंगे, बाय अलाउइंग प्रोड्यूसर गैस थ्रू पॉट्स। जो हमारा फर्नेस है वो प्रोड्यूसर गैस के थ्रू हीटअप हो जाएगा। चार्जिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टेकिंग आउट ऑफ मोल्टन मास आर साइमल्टेनियस। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस रहे। हमारे जो मोल्टन मास है ग्लास का उसको निकालेंगे और रॉ मटेरियल को ऐड करते जाएंगे। मेल्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लास। तो ये जो टैंक फर्नेस है इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लास को हम मेल्ट करते हैं। फिर क्या होती है मेल्टिंग। व्हेन the well mixed raw materials are heated in the glass furnace, those substances with lower melting points liquefy and act as solvent for other substances। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा well mixed raw material है जो जिसको हमने हीट किया था फर्नेस में, वो क्या करेगा, दो सब्सटेंसेस। तो वहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होंगे जिनको हमें ऐड करना पड़ा होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल क्यूलेट्स वगैरह को हमें थोड़ा और ऐड करना पड़ा होगा प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, क्योंकि टैंक फर्नेस में हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस, तो हम उसमें कर सकते हैं टैंक फर्नेस में। तो अगर आप वहाँ पे क्यूलेट रिक्वायर्ड होते हैं तो आप क्यूलेट डाल देते हो। तो क्यूलेट का आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट लो है तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। और जो दूसरे सब्सटेंस है जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है वो अभी मेल्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए वो एज अ सॉल्वेंट वर्क करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम रिएक्टिंग विद देम एंड इनेबलिंग देम टू रिएक्ट विद ईच अदर। और उसी टाइम पर वो क्या करते हैं, उनके साथ में रिएक्ट भी करते हैं और उनको भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जब एक तरह से फ्यूजन हो रहा है, हर एक चीज़ का फ्यूजन हो रहा है, तो इस दौरान हम अगर अपने जो हमारा पूरा का पूरा मटेरियल है उसको अगर हम देखना चाहें कि उसका कितना अमाउंट है, तो वो हम यहाँ पे मेज़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरह से डिस्टर्ब्ड होता है सारा का सारा अमाउंट, क्योंकि रिएक्शन हो रही होती है इनके बीच में कर सकते हैं। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन किस तरह की होंगी वो हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लासेस। तो हम जैसे कि ऑर्डिनरी ग्लास का भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी ग्लास की हम देखते हैं रिएक्शन, उसी तरह से बाकी की भी होगी। रॉ मटेरियल जिस तरह से अलग होगा तो उसी तरह से आप उनकी रिएक्शन भी करवा सकते हो। तो जैसे कि सिलिका है हमारा, तो सिलिका सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये क्या है, एसिडिक कंपोनेंट है, तो बेस के साथ ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा और सिलिकेट बना देगा। तो इसने क्या बनाया, सोडियम सिलिकेट, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई। सेकेंड स्टेप में है, ये जो हमारा सिलिका है ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल है, और कैल्शियम सिलिकेट बना देगा और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो अब हमारे पास क्या है, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, और हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं सिलिका के, ये बना देंगे हमारे पास
ग्लास। ओके, और आप इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर है। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, पहले यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 2 थी, तो यहाँ की जो 2 थी वो यहाँ पे चली गई और यहाँ पे एक एक बच गई, तो 6SiO सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। ये है हमारा सॉफ्ट ग्लास, सोडा ग्लास। ठीक है, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन होगी, बाकियों के लिए भी इसी तरह से होगी। तो फिर आगे क्या होगा, द टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग इज केप्ट एज हाई एज प्रैक्टिकेबल। तो टेम्परेचर जब मेल्टिंग हो रही होती है तब हम हाई रखेंगे, अबाउट 1400 डिग्री टू 1500 डिग्री सेल्सियस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस विस्कोसिटी, ताकि हम विस्कोसिटी को रोक सकें। ठीक है, अगर वो मेल्टिंग स्टेज पे है, अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना बंद कर देते हैं तो वो क्या कर जाएगा, वो वैसे तो वो मेल्ट हो रहा है, तो वो क्या कर जाएगा, एकदम से विस्कस बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो विस्कोसिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे टेम्परेचर को हाई कर देंगे ताकि वो फ्लोई सा बना रहे। बबल्स ऑफ गैस, तो वहाँ पे बबल बनेंगे गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम एक्सेट्रा के, दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हीटिंग मस्ट एस्केप, तो वो क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। इसका एक और फ़ायदा क्या हो जाएगा हाई टेम्परेचर का, कि जो हमारे पास वहाँ पे गैसेस निकलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, स्टीम वगैरह निकलेगी, तो वो गैसेस क्या हो जाएंगी, एस्केप हो जाएगी हाई टेम्परेचर में। ठीक है, एंड देयर एस्केप विल बी स्लोअर फ्रॉम अ मोर विस्कस लिक्विड। और अगर हमारा लिक्विड विस्कस होता, ज़्यादा विस्कस होता, का जो एस्केप था गैसेस का वो मुश्किल होना था बाहर निकलना। ठीक है, ऑर्डर टू रिमूव द गैस एज एंटायरली, और अगर हमें पूरे तरह से इसको रिमूव करना है इन गैसेस को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द ग्लास मस्ट बी हेल्ड फॉर सम टाइम एट द हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर दे सकते हैं हाईएस्ट पॉसिबल उतना हम दे देंगे। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग और फाइनिंग। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग और फाइनिंग। तो प्लानिंग किस तरह से हुई कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हम कितना रखेंगे और कितने टेम्परेचर में हमारे ये जो गैसेस हैं ये एस्केप करेंगी, तो वो क्या होगी, उस मटेरियल की फाइनिंग हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग और फाइनिंग। द वर्किंग टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर एट विच द ग्लास हैज़ द प्रॉपर विस्कोसिटी फॉर द शेपिंग ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमारे ग्लास की एक प्रॉपर विस्कोसिटी आ चुकी है जिसमें हम उसकी क्या करेंगे, शेपिंग कर सकते हैं, इज मच लोअर देन द हाइएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये बहुत कम होता है उस टेम्परेचर के मुकाबले जो हमने मेल्टिंग के दौरान रखा होता है। वो क्यों रखा था आपको पता है, किस लिए रखा था, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो उसकी विस्कोसिटी कम हो और वहाँ से इन गैसेस का निकलना आसान हो। द एक्चुअल वर्किंग टेम्परेचर बींग डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ ग्लास, जो एक्चुअल वर्किंग टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है ग्लासेस पर कि कौन से वाला आप ग्लास बना रहे हो, एंड द मशीन यूज्ड, और कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हो वो कितना टेम्परेचर हैंडल कर सकती है। द रेंज इज़ रफली फ्रॉम 1000 टू 1300 डिग्री सेल्सियस और हायर। ठीक है, तो हमारे जो टेम्परेचर रेंज है वो रफली 1000 टू 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो सारा का सारा डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाला ग्लास बना रहे हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट हम इसमें करेंगे डिस्कस अब शेपिंग। ठीक है, शेपिंग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एनीलिंग और फिनिशिंग को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।